नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अभी तक की जो क्लासेस हैं आपको पसंद आ रही होंगी। और अब हम जो देखने जा रहे हैं वो संविधान की औपचारिक क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने जो देखा वो है संवैधानिक विकास के बारे में कि हमारे संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। अब हम संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, संविधान के भागों के बारे में और संविधान के अनुसूचियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए एक एक करके हम उनके विषय में देखते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो वीडियो है वह यूपी SSSC, SI और SSC के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और UPSC के लिए तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए वीडियो को। अनुच्छेद 1 जो कहता है वह कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह का संघ होगा। तो इंडिया यानी भारत, तो इस अनुच्छेद से पहले जो हमें जानकारी मिलती है वह देश के नाम के विषय में, कि देश के कितने नाम हैं। पहला तो नाम है इंडिया और दूसरा क्या है, भारत। तो अगर कोई पूछे कि हमारे संविधान में कितने नाम है भारत देश के, क्या हिंदुस्तान है, नहीं है, भारतवर्ष है, नहीं है, तो कौन कौन से नाम है, इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह का संघ होगा। तो पहला जो अनुच्छेद पहला क्या बताता है, नाम को बताता है। कौन कौन सा नाम होगा, इंडिया या भारत, और किस प्रकार का राज पद्धति या किस प्रकार का शासन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का शासन जो है भारत में किया जाएगा। तो यहाँ पता लग रहा है कि संघीय शासन होगा। संघीय शासन किस प्रकार की संघीय शासन, यहाँ पे जो राज्यों के समूह शब्द का उपयोग किया गया है वह राज्यों का समूह शब्द इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है इसको, और यह अमेरिका के फेडरल से बहुत भिन्न है। किस बात में भिन्न है, हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वह भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। वह किसी प्रकार के समझौते का फलस्वरूप नहीं बना है। यहाँ भारत का संघ सरकार या संघ या केंद्र सरकार या संसद चाहे तो हमारे राज्यों को कई भागों में विभाजित कर सकती है, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को विभाजित नहीं कर सकती है। तो हमारी राज्य पद्धति का प्रकार क्या क्या है, राज्यों का समूह है। यहाँ पर जो है राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह विभक्त हो जाएं, वह अलग हो जाएं, किससे, संघ से। तो भारत, पहले अनुच्छेद से हमें जिस बात की जानकारी मिलती है वह क्या है, इंडिया यानी भारत। तो दो नाम हमारे देश के पता लगते हैं, इंडिया और भारत, दोनों ही संविधान में उनकी चर्चा की गई है। दूसरा क्या है, हमारी जो राज्य पद्धति का प्रकार है वह संघीय प्रकार का है। इसको केसी विलियर साहब ने अर्ध संघीय कहा था, क्योंकि यह संपूर्ण तरीके से संघीय नहीं है। यहाँ केंद्र की शक्तियाँ राज्य की शक्तियों के मुकाबले ज़्यादा है, किंतु अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में केंद्र और राज्य की शक्तियाँ लगभग बराबर होती हैं। और हमारे देश में हम 28 से 40 राज्य भी कर सकते हैं, किंतु अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं तो 50 ही राज्य रहेंगे। केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से उनकी संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। तो आपको पता लगा कि पहला जो अनुच्छेद था उसने भारत के नाम और भारतीय क्षेत्र के बारे में बताया। पहला भारतीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, हमारे कितने राज्य होंगे। तो हमारे राज्य इस समय कितने हैं, 28 राज्य हैं। हमारे कितने संघ क्षेत्र होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे, कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और ऐसे क्षेत्र जिनका कभी भी भारत सरकार द्वारा या भारत की संसद द्वारा, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय कई 552 हमारे रियासतें थी जिनका भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहण किया जा सकता था। कई ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस जैसे पुडुचेरी और गोवा जैसे पुर्तगाल, दमन दीव, ये भी पुर्तगाल के कब्जे में थे, जिनका भारत
सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहण किया जा सकता था। तो इस वजह से उस अनुच्छेद पहले में जो है भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक जो राज्य क्षेत्र हैं, जो भारत के राज्य थे, जिनको हम स्टेट कहते हैं। दूसरा संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और वो क्षेत्र जिनका भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहण किया जा सकता है। आज वह क्षेत्र कौन है? तो अगर हम बताएं कि आज वह क्षेत्र कौन होंगे, आज वह होगा पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका भारत सरकार द्वारा भगवान चाहेंगे तो जल्द ही क्या होगा, अधिग्रहण किया जा सकेगा। तो अब हमें अनुच्छेद 1 से क्या जानकारी मिलती है? तो भारत या हिंदुस्तान, जिसको हम हिंदुस्तान नाम कहीं हमारा संविधान में नहीं है। भारत के कितने नाम हैं? तो इंडिया, या हमारे देश के कितने नाम हैं? इंडिया और भारत, 2 ही नाम हमारे संविधान में क्या है, उल्लेखित हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में कितने नाम दिए हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया भारत दोनों, तो आपको इंडिया और भारत दोनों। दूसरी बात, भारत जो है राज्यों का समूह होगा। तो राज्यों का समूह होगा, यहाँ राज्यों को यह अधिकार नहीं होगा कि वह केंद्र से अलग हो जाए या वह अपनी मनमानी नहीं चला सकता है। हमारे यहाँ अर्ध संघीय ढांचा है जिसमें संघ क्या है, संघ मतलब केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है राज्य सरकार की अपेक्षा। तो इस वजह से हमारा जो है संघीय शक्ति है वह केंद्र की ओर क्या है, केंद्र की ओर थोड़ी सी मुड़ी हुई है या केंद्र की ओर को ज़्यादा शक्तिशाली प्रदर्शित करती है। और अनुच्छेद 1 में तीसरा जो भाग बताता है वह क्या बताता है, भारतीय क्षेत्र के बारे में। कौन कौन से भारत के क्षेत्र हैं या भारत का टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा उसके संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिनका भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहण किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए अनुच्छेद 2 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 2 जो है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों, ऐसे नियम या कानून जो भी उचित समझे नए राज्यों को प्रवेश करा सकता है अपने में। देखिए, संसद, आपको एक उदाहरण के स्वरूप में इसे बताता हूं। जब जम्मू कश्मीर का अधिग्रहण हुआ तो कुछ अलग नियम कानून से हुए। संसद ने एक नियम कानून बनाया कि संसद जो है रक्षा, संचार और इन मामलों में और विदेश मामलों में जम्मू और कश्मीर का जब 370 अनुच्छेद था, तब जो है जब जम्मू कश्मीर का हमने को अपने देश में अधिग्रहण किया तो हमने कहा कि रक्षा, विदेश और संचार मामलों में भारत सरकार का हस्तक्षेप होगा, बाकी मामलों में नहीं होगा। तो संसद द्वारा बनाया गया एक नियम था जम्मू कश्मीर के अधिग्रहण के मामले में। वहीं अगर हमारे देश ने जूनागढ़, हैदराबाद उन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया तो वहाँ पे संपूर्ण तरीके से वो भारतीय राज्य में मिला लिए गए। तो नए राज्यों के प्रवेश के मामले में संसद अपने मन मुताबिक या समझौते के अनुरूप जैसा वो उचित समझे कानून बना सकती है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह जो अनुच्छेद 2 है वह नए राज्यों के प्रवेश से है, पुराने राज्यों से इसका लेना देना नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, यह नए राज्यों से जुड़ा हुआ है, मतलब जो राज्य भारत का अभी हिस्सा नहीं है, जो राज्य आने वाले समय में भारत का हिस्सा होंगे, उनके लिए कानून बनाने का काम जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भारत संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में कहा गया है, तो भाग 1 में। और कौन सी अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के विषय में, भारत के संघ एवं उसके क्षेत्रों के विषय में भाग 1 और प्रथम अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही आसान पूछता है, फिर भी लोग इसको गलत कर देते हैं। अभी तक हमने अनुच्छेद 1 देखा। अनुच्छेद 1 हमें बताता है भारत नाम के बारे में, देश के नाम के बारे में, भारत और इंडिया। दूसरा क्या बताता है, दूसरा ये बताता है कि जो है किस प्रकार की राज्य पद्धति होगी, अर्धसंघीय प्रकार की होगी, भारत जो है के क्या क्षेत्र होंगे। तीसरा जो बात बताती है भारत के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो कौन से क्षेत्र होंगे, पहला क्षेत्र होगा राज्य क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होगा संघ शासित क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र होगा कौन सा, जो क्षेत्र आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा मिला लिए जाएंगे, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं हैदराबाद, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, सिक्किम
ये सब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे, पर आने वाले समय में जो है भारत का हिस्सा हो गए। अब अनुच्छेद 2 किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 2 बात करता है कि नए राज्यों का प्रवेश को अपने भारत देश में या अपने देश में मिलाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 2 द्वारा। अनुच्छेद 2 द्वारा वह कोई भी ऐसा कानून बना सकता है या कोई भी ऐसा नियम बना सकता है या कोई भी ऐसे समझौते की लिस्ट बना सकता है जिससे क्या है, नए प्रदेशों का क्या हो, नए प्रदेशों को मिलाया जा सके। अब आइए अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वह जो नए राज्यों का जो निर्माण होगा, नए राज्य वो क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित हैं, जैसे आपको उदाहरण से समझना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश पहले से भारत का हिस्सा था? हाँ, हिस्सा था, मगर अब उसके क्षेत्रफल को घटाकर 2 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। किसमें? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। जो अनुच्छेद 2 है वो किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 2 बात करता है नए क्षेत्रों के प्रवेश से जो भारत का हिस्सा नहीं थे। और अनुच्छेद 3 कैसा है? पुराने क्षेत्रों के बारे में, पुराने क्षेत्रों को ही तोड़कर हम नए राज्य बनाए। तो नए राज्यों का नाम और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा व नाम में परिवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद 3। किसके से संबंधित है? नए राज्यों के क्षेत्र से। दूसरा किससे संबंधित है? नए राज्यों की सीमा से। और तीसरा किससे है? जो है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से। तो इसके तहत संसद को क्या शक्तियां दी गई हैं, पर ध्यान रखने की जरूरत है। यह उन्हीं क्षेत्रों से नया राज्य बनाया जा रहा है जो क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा हैं। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आज से आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो है नियमित रूप से स्टार्ट हो रही हैं, और आपको पहले अनुच्छेद से ही क्या है, निरंतर पढ़ना होगा। तो पहला है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो पहला, राज्य से, एक राज्य से 2 राज्य करना या 2 राज्यों के छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर नए राज्यों की स्थापना करना। पहला जो शक्ति है, पहला क्या है? या तो हम उत्तराखंड को बनाना है तो उत्तर प्रदेश को ही काट कर क्या कर दे, 2 बना दे। या अगर कोई ऐसा राज्य भी बनाने की हो कि हम आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश से, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश से मिलाकर कोई नए राज्य की स्थापना करें, तो इसकी भी ताकत संसद को अनुच्छेद 3 के तहत मिलती है। दूसरा, राज्य के क्षेत्रफल को घटाना या बढ़ाने की शक्ति भी किसके तहत मिलती है? अनुच्छेद 3 को। और यह शक्ति अगर पूछी जाए किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी मत लिखिएगा कि केंद्र सरकार की। यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति संसद की है। यह शक्ति संसद की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सभी शक्तियां संसद को प्रोवाइड की गई हैं, संसद को दी गई हैं, ना कि केंद्र सरकार को। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई शक्तियां किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति, संसद, केंद्र या भारत की जनता। तो ऐसे अगर आपसे पूछेगा तो आप गलत न कर दें। इस वजह से मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे होंगे। मगर अगर आप वीडियो को ही 1-2 बार देख लेंगे तो क्या होगा, आपका जो है एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, तो यह राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब राज्य के क्षेत्रफल को घटाएगी और बढ़ाएगी तो ऑब्वियस है, स्पष्ट रूप से, कि सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है और नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो नाम में भी परिवर्तन करने की शक्ति किसके अंतर्गत प्रोवाइड की गई है? नाम में शक्ति भी प्रोवाइड करने के जो है वह की गई है किसके अंतर्गत? जो है आपके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। पर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर किसी भी क्षेत्र के सीमा परिवर्तन के विषय में पूछा जा रहा है कि आपको यह विधेयक पेश किया जाएगा संसद में, तो इस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति क्या है? बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति की संस्तुति क्या है? बहुत आवश्यक है। विधेयक और बिल या एक्ट या अधिनियम में आप अंतर जानते होंगे। विधेयक वह होता है जब वह संसद की पटल पर रखा जाता है, और जब वह कानून बन जाता है तो अधिनियम हो जाता है। तो विधेयक कौन बनाता है? केंद्र सरकार या सरकार बनाए
सरकारी सदस्य बनाए, ये मतलब जो केंद्र सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर बनाए तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और गैर सरकारी विधेयक उन्हें कहते हैं जो सरकार के अंतर्गत नहीं है और वो क्या करें, वो विधेयक बनाए तो गैर सरकारी विधेयक। तो जो भी विधेयक, अगर हम विधेयक पेश करते हैं संसद के प्रति कि हमें नए राज्य की स्थापना करनी है, हमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की स्थापना करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम किस प्रकार करेंगे। तो यह विधेयक अगर हमें बताना है कि इतने इतने जिलों को हम उत्तराखंड में बनाएंगे, तो उसके पहले उस विधेयक को पेश करने से पहले संसद में राष्ट्रपति की संस्तुति या रिकमेंडेशन क्या है, आवश्यक है। आइए, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित विधानमंडल के पास भेज देता है। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर उत्तराखंड में परिवर्तित करना है और किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने नहीं, किसी संसद सदस्य ने यह विधेयक पेश किया, विधेयक पेश करने से पहले वह राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अब राष्ट्रपति जो है उसको पहले उत्तर प्रदेश से पूछेगा, पर उत्तर प्रदेश का मत लेना चाहेगा कि क्या आपके जो है आपके प्रदेश का 2 भागों में विभाजन कर दें। पर ध्यान दीजिए, वह मत केवल लेता ही है, मगर उस मत को मानना जो है बाध्यकारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ राज्यों को यह शक्ति नहीं दी गई है, राज्यों को यह शक्ति नहीं दी गई है कि क्या करे, वह यह कि वो मत माने। अगला है, इसी वजह से भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य क्या हो सकते हैं, अगर आज 28 है, कल 32 हो सकते हैं, परसों 40 हो सकते हैं। मतलब आप राज्यों को विभक्त कर सकते हैं, पर भारत को विभक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब भारत अविभाज्य है, किंतु राज्य क्या है, राज्य विभाज्य है। अमेरिका के संदर्भ में क्या कहा जाता है, अमेरिका के संदर्भ में वहाँ आप राज्यों को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अमेरिका क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो अनुच्छेद 3 को एक बार फिर समझ लेते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि पुराने क्षेत्र, जो भारत के मौजूदा क्षेत्र है, उन्हीं से ही नए क्षेत्रों का निर्माण करने की शक्ति जो संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 3 शक्ति देती है कि नए पुराने क्षेत्रों से ही नए क्षेत्रों का निर्माण और पुराने राज्यों के क्षेत्र या क्षेत्रफल में या सीमा में व नाम में परिवर्तन की शक्ति देता है। विधेयक की राष्ट्रपति से संस्तुति लेना या प्री रिकमेंडेशन, पहले राष्ट्रपति की आज्ञा लेना आवश्यक है, और राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्य विधानमंडल पे भेजता है और उसकी मत जानने का प्रयास करता है, किंतु वह मत जो है मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसी वजह से भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। क्यों विभक्त राज्यों का? क्योंकि राज्यों को आप विभाजित कर सकते हैं, राज्यों को अभी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से निकाल दें, बुंदेलखंड निकाल दें, तो राज्यों को विभाजित कर सकते हैं, किंतु भारत को विभाजित नहीं कर सकते हैं। भारत को आप 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब अमेरिका को है, अमेरिका अविभाज्य राज्यों का, अमेरिका में राज्यों को भी विभाजित करने की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है। अब आइए अनुच्छेद 4 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है जो अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो शक्तियां मिली हैं वह संविधान संशोधन नहीं होगा। अगर हम नए राज्यों का निर्माण करते हैं तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, बल्कि वह एक सामान्य विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा। तो उसके लिए जैसे हम नए राज्य बना रहे हैं, उत्तराखंड बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, झारखंड बना रहे हैं, तो वह क्या है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी। किंतु अगर हम जो है नए क्षेत्र या किसी देश के साथ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी भी देश के साथ भूमि का आदान प्रदान कर रहे हैं या किसी भी देश को अधिग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा, वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। अगर हम जो है दादर नगर हवेली को किससे, पुर्तगाल से छीनकर अपने देश में मिला रहे हैं, तो नए प्रवेश क्षेत्र का प्रवेश कर रहे हैं, तो वह संविधान संशोधन प्रक्रिया होगी। वह संविधान संशोधन के तहत ही प्रक्रिया की जा सकती है। और अगला सीमा जो विवाद है, अगर चीन और भारत के साथ हमारा कुछ सीमा विवाद है, तो वह सीमा विवाद भी क्या होगा,
जो है वह सीमा विवाद संसद के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, वह कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो उसमें संसद में विधेयक पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाइना से कुछ हमारा सीमा विवाद है तो यह भारत सरकार ही क्या कर सकती है कि हम अगर अभी जो है जिस प्रकार चाइना से हमारे गतिरोध चल रहे हैं तो भारत अपना अगर जो है 8 फिंगर 5 फिंगर 6 फिंगर कुछ क्षेत्र अगर जो है शांति बहाल के लिए कुछ दे सकती है या उनका अधिग्रहण कर सकती है तो यह कार्यपालिका का अधिकार है, यह जो है संसद की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत सरकार जो है सरकार या संसद चाहे तो अपने देश का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो आपको बता दूं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं दे सकती है। यह मुद्दा 1960 में बेरूबारी केस के अंतर्गत उठा था। 1960 में बेरूबारी केस था, उसमें एक प्रश्न उठा कि क्या भारत सरकार या केंद्र सरकार या संसद चाहे तो किसी भी भारत के हिस्से को किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो दे तो सकती है पर वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरेगी। जैसे अभी हाल ही में आपने 2-4 साल पहले की बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का आदान प्रदान हुआ था। वह भूमि का आदान प्रदान संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरा था, वह साधारण विधायी प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। तो अभी तक आपने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 देखे। तो संघ एवं उसके क्षेत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक। अब 4 के बाद हम नागरिकता संबंधी क्या है अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कुछ जो राज्यों के निर्माण संबंधी कुछ समितियां बनाई गई थी, वह समितियां को रिकमेंडेशंस देना था केंद्र सरकार को या संसद को कि राज्यों के गठन से के लिए क्या जो है नियम अपनाने चाहिए। तो पहला जो इनको क्रम से सजाने को आता है कि किस काल में कालानुक्रम सजाने को आता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में और एसएससी वगैरह भी एग्ज़ाम में कि कौन सबसे पहले बनी और कौन सबसे बाद। तो धर आयोग 1948 में बनी थी। उसने कहा कि जो राज्यों का निर्माण है वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। अगर प्रशासनिक सुविधा हो उसी आधार पर नए राज्यों का गठन होना चाहिए। उसके पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत बढ़ती गई। लोग चाहते थे कि आंध्रा में मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत से राज्य थे जिसमें कुछ हिस्सा कर्नाटका का था, कुछ जो है तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था। तो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कर्नाटका में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल और आंध्रा में तेलुगु। तो वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर क्या हो, एक राज्य की गठन की बात वो चाहते थे और इस पे आंदोलन बढ़ता जा रहा था। तो एक कमेटी स्थापित की गई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, बहुत प्रसिद्ध कमेटी है। 1948 में धर आयोग या धर कमीशन, जिसके एसके धर जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। जेवीपी कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारमैया, बहुत नाम इम्पॉर्टेंट है। यह 1953 में बनी। इसने भी कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। अब आंध्र प्रदेश को गठन को लेकर बहुत तेज क्या हुई, आंदोलन स्थापित होने लगे और कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। उनका निधन हो गया 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। 56 दिवसीय भूख हड़ताल के बाद उनका क्या हो गया, उनका निधन हो गया और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, सरकार दबाव में आकर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ दिसंबर 1953 में। अक्टूबर 1953 में जेवीपी कमेटी का गठन हुआ था और जो है दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने कहा भाषाई आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु एक भाषा एक राज्य को उसने क्या कर दिया, इस सिद्धांत को नकार दिया। एक भाषा एक राज्य को उसने नकार दिया।
उसके पश्चात 1956 के बाद जो राज्य गठित हुए हैं, अधिकतर उनको भी कालानुक्रम में सजाने को आता है कि कौन सा राज्य पहले बना। तो 1956 के बाद जो भी राज्य गठित हुए उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। बम्बई प्रेसिडेंसी को दो भागों में बांटकर गुजराती बोलने वाले को गुजरात में रखा गया और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र को। 1960 में दादर नगर हवेली को पुर्तगाल से 1961 में फ्रांस से छीन लिया गया और यह था 10वां संविधानिक संशोधन, 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तीसरा जो राज्य बना गोवा दमन दीव 1962 में, वह पुलिस की कार्रवाई द्वारा हुआ और यह भी पुर्तगाल से छीन लिया गया और यह 12वां संविधान संशोधन था। तो 10वां क्या था? दादरा नगर हवेली का बनना। 12वां था गोवा और दमन दीव का बनना। गोवा दमन दीव को 1962 में किससे छीना गया? पुर्तगाल से। पुडुचेरी को छीना गया जो है किससे? पुडुचेरी को छीना गया फ्रांस से। और यह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 14वां संवैधानिक संशोधन था 1962 में ही। नागालैंड को बनाया गया 1963 में। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल को 1966 में। पंजाब से 3 राज्य निकाले गए, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब तो पहले से था ही। अब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का निर्माण 1971 में 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। मिजोरम, सिक्किम याद रखिएगा 35वां है संविधान संशोधन 1971 में। 9वां मिजोरम और मेघालय 1987 में। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण आप जानते हैं अभी 7 नवंबर को, और जो है कल छत्तीसगढ़ का था जो है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण का दिवस था। तो ये 2000 में, सन 2000 में। तो दोस्तों यह भारत का संघ एवं उसका क्षेत्र भाग 1 प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।